नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश देश किसका में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। और आज जो है सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि कल सुबह से मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए कल वोटिंग होगी और छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा सीटों पर मतदान की जाएगी। ये तीनों ही जो सीटें हैं दोस्तों, काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं और रोज हम चर्चा में आपको ये बातें जरूर बताते हैं। तो सबसे पहला जो हाई प्रोफाइल सीट है राजनांदगांव का सीट है और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की ओर से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं संतोष पांडे जो सांसद है वर्तमान में और अब एक बार फिर से सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और यहाँ पर दोनों ही दिग्गज नेता जनता को साधने अपने अपने तरह से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दूसरी जो सीट है वो है बीरेश ठाकुर, कांकेर से कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं भोजराज नाग को बीजेपी ने यहां पर इस बार मौका दिया है। ये सीट इसलिए भी हाई प्रोफाइल मानी जाती है दोस्तों क्योंकि जो है अनुसूचित जनजाति के लिए ये सीट आरक्षित है और लगातार यहां पर क्योंकि आदिवासी बाहुल इलाका कांकेर को माना जाता है, इसलिए जो है आदिवासी चेहरे को ही यहाँ पर पार्टी टिकट देती है। और बीरेश ठाकुर की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। बीरेश ठाकुर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चुनावी मैदान में उतरे थे और महज 5,000 वोटों के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जिस तरह से अमित शाह की वहां पर रैली होती है और अमित शाह की रैली के बाद वहां की जनता का जो मूड है वो बिल्कुल भी बदलता नजर नहीं आया। बदलाव जरूर चाहती है वहां की जनता, लेकिन जिस तरह से बीरेश ठाकुर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दौरा हुआ था तो बाजी उनके खिलाफ हो गई थी। लेकिन इस बार जो है जनता कह रही है कि अमित शाह यहां पर आए, कोई बेरोजगारी की बात नहीं हुई, कोई रोजगार की बात नहीं हुई, जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हुई। बात हुई तो केवल मोदी, शाह, गांधी, बस इन्हीं चीजों में रह गई। बस्तर प्यासा हो गया है, बस्तर को पानी चाहिए, लेकिन इस विषय पर किसी ने बात नहीं की। हालांकि नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है और उसके बारे में बयान देकर अमित शाह खेल जरूर गए, लेकिन यहाँ की जनता अब बदलाव चाहती है। अब बदलाव चाहती है का एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है दोस्तों, क्योंकि कांकेर की जो सीट है लोकसभा सीट, ये बीजेपी का गढ़ इसे माना जा रहा है और लगातार 25 साल से बीजेपी यहाँ पर जीत का स्वाद चखते आ रही है। लेकिन इस बार की ये जो लड़ाई है काफी ज्यादा कांटे की टक्कर लिए हुई नजर आ रही है। और तीसरी सीट महासमुंद, जहां पर ताम्रध्वज साहू चुनावी मैदान में है, वहीं बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। और यह हाई प्रोफाइल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। बड़ा प्रयोग इसलिए क्योंकि महासमुंद जो क्षेत्र है वो साहू समाज के लिए साहू बाहुल इलाका के तौर पर जाना जाता है, यानी साहू समाज की बाहुलता महासमुंद में काफी ज्यादा है। ऐसे में साहू उम्मीदवार का टिकट काटकर चुन्नीलाल साहू 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर जीत कर आए थे, लेकिन उनका टिकट काटकर यहां पर रूप कुमारी चौधरी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन कांग्रेस ने घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने बिल्कुल एक अपना तुरुप का इक्का कहे या एक बड़ा दाव हम यहाँ पर कहे, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन इस बीच जो है ये तीनों हाई प्रोफाइल सीट तो हो गई है और इस बीच बीजेपी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ी हुई नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बयान दिया, बयान मंगलसूत्र को लेकर, मुस्लिमों को संपत्ति बंटवारे को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, इससे बुरी तरह से ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते नजर आ रहे हैं बल्कि बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ये कांग्रेस को वोटिंग से पहले बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस इसको लेकर जमकर हमलावार है। तो मयंक, रुक करना चाहूंगी आपकी ओर। अब देखिए, आज मतलब केवल एक रात का इंतजार बाकी हो गया है और ये 3 सीटें जो है वो काफी ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें इस सीट पर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि दिग्गज यहाँ पर चुनावी रण में उतरे हुए हैं और आर और पार की लड़ाई में के मूड में इस बार कांग्रेस नजर आ रही है। इसलिए ये जो एक रात का इंतजार है ये भी बहुत मुश्किल लग रहा है। एक एक समय यहाँ पर कटता नजर आ रहा है। यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला जो है ये इस समय पूरा माहौल बना नजर आ रहा है। आप कितना कुछ समझ पा रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान मंगलसूत्र को लेकर, कांग्रेस की नजर आपके मंगलसूत्र पर है, इस तरह का ये बयान देना, कांग्रेस का पलटवार करना और वोटिंग से ठीक एक दिन पहले
चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर देना। अब बताइए इसे कितनी मुश्किलें यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस इसको होती नजर आ रही है। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो दूसरे चरण में 3 सीटों पर जो है मतदान होना है, लेकिन तीनों ही सीटें जो काफी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, क्योंकि तीनों सीटों पर दिग्गज मैदान पे उतरे हैं। बात कर दी जाए राजनांदगांव की, जैसे राजनांदगांव में आपने बताया बयानबाजी का दौर हम देख रहे हैं। नामांकन जब भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जिस तरह से उन्होंने नांदगांव में एंट्री की है, उसके बाद से बयानबाजी का दौर जो चल रहा है वो बिल्कुल पूरी तरह से उफान पर है। और अभी जो वोटिंग के ठीक पहले उस दरमियान भी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। हमने देखा है कि जब नामांकन जो रैली थी, उस दरमियान जो चरणदास महंत है, नेता प्रतिपक्ष है, काफी सीनियर लीडर माने जाते हैं और काफी संयमित नेता है। सबसे बड़ी बात है, बेहद सहज और सरल नेता माने जाते हैं। और उनका इस तेवर में आना, इस तरह से बयान देना, हालांकि वो छत्तीसगढ़ी अंदाज में उन्होंने बयान दिया था कि मोदी को लाठी दिखाने वाला नेता चाहिए, और उसमें वो दमखम के साथ कहते हैं कि भूपेश बघेल इस मामले में सबसे अगवा नेता है। लेकिन इस बयान को जिस तरह से बीजेपी ने ट्रेंड किया, बीजेपी ने पूरी तरह से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से माहौल बनाया, और इसके बाद आखिरकार चरणदास महंत को भी इसमें सफाई देनी पड़ गई और तो और भूपेश बघेल को भी सफाई देनी पड़ गई। लेकिन जो है हमने देखा कि उसके बाद भूपेश बघेल और अग्रेसिव मोड पे आ जाते हैं। भूपेश बघेल लगातार जो फ्रंट फुट के लड़ाई लड़ते दिखते हैं। हमने देखा है कि राजनांदगांव जो लोकसभा है वहां पर भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद से पूरी फाइट जो है पूरी अग्रेसिव तरीके से लड़ रहे हैं, और तो राजनांदगांव में भले प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों के लिए भी लगातार वो बयानबाजी देते हुए दिखे। और तो इसी वजह से विष्णुदेव साय जो अंत में सभा लिए, उन्होंने कांग्रेस को कह दिया धन्यवाद, कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भूपेश बघेल को चुनाव लड़ने भेजा और हमारा मुकाबला आसान हो गया। लेकिन इतना आसान नहीं लगा, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो तमाम दिग्गजों को राजनांदगांव में नहीं भेजते। चाहे गृह मंत्री अमित शाह की सभा करने की बात हो, या यूपी के जो है मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ की सभा कराने की बात हो, तमाम जो बड़े नेताओं की ताकत वहां पर राजनांदगांव में झोंकी गई। और इसके जवाब में भूपेश बघेल को सपोर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी की रैली हुई। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से भूपेश बघेल न केवल राजनांदगांव से बल्कि वहां पर रहते हुए बाकी कांग्रेस के नेताओं के लिए भी उन्होंने लगातार बयानबाजी की है। अब बात करते हैं कांकेर के बारे में आपने बताया ही कि कांकेर जो है बेहद महत्वपूर्ण सीट है। कांकेर जो सीट के बारे में बात कर दिया है तो अविभाजित मध्य प्रदेश के दरमियान वो कांग्रेस का गढ़ था, और उस समय जो अरविंद नेताम जो काफी सीनियर लीडर हैं, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में भी मिनिस्टर रह चुके हैं। अरविंद नेताम लगातार वहां से जीतते आए, लेकिन 95 के बाद वहां पर जो है बीजेपी जिस तरह से वहां पैर पसारी, और उसके बाद से कांग्रेस को अभी तक इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन कांकेर लोकसभा जो है उसमें जो शामिल विधानसभा है, वहां पर लगातार जो पार्टियां बीजेपी ने उस क्षेत्र को प्रमुखता से तवज्जो दी है, उस क्षेत्र से लगातार कैबिनेट मिनिस्टर बनते आए हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस ने भी जब सरकार बनी कांग्रेस की, तो वहां पर मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए जब भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बनते तो उन्होंने मोहन मरकाम को उस सीट पे बैठाया है बहुत बड़ी जगह, और तो बाद में मंत्रिमंडल में भी उनको जगह दी गई। तो कांकेर जो है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और महासमुंद के बारे में आपने बता ही दिया, महासमुंद के बारे में भी एक हल्का सा इतिहास बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि महासमुंद वो सीट है जहां से दिग्गज नेता, छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल की वो सीट रही है, और वहां उन्होंने रिकॉर्ड तरीके से जीतते आए हैं, और वहां से जीत कर ही वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में लगातार दबदबा कायम रखते रहे हैं। ऐसा कोई मिनिस्ट्री नहीं रही है जिसमें विद्याचरण शुक्ल ने अपने काम करने का तजुर्बा ना दिखाया हो और छत्तीसगढ़ की जो आवाज वो दिल्ली में बुलंद नहीं की हो। उस समय तो अविभाजित मध्य प्रदेश था, बावजूद उसके उन्होंने रायपुर और छत्तीसगढ़ संभाग के लिए उन्होंने काफी बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। लेकिन महासमुंद में जिस तरह से उनके जाने के बाद अजीत जोगी भी उस क्षेत्र में बिल्कुल, और अब जो है साहू का मुकाबला होता था, लेकिन इस बार साहू ओवर से चौधरी का वहां मुकाबला दिख रहा है पूजा। बिल्कुल। और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर अजीत जोगी चुनावी मैदान में उतरे थे और महज 1200 वोटों के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि वोट के लिए यानी वोटिंग के लिए केवल एक दिन का वक्त बचा है, और इस बीच उदयंती अभयारण्य इलाके के 70 गांव के ग्रामीणों ने न सिर्फ चुनाव बहिष्कार करने का मन बनाया, बल्कि बैनर पोस्टर हटाते हुए उन्होंने वोटिंग नहीं करने का ऐलान भी कर दिया। कारण ये बताया जा रहा है कि लंबे समय से जो मूलभूत सुविधाओं की मांग ग्रामीण कर रहे थे वो लंबित है, नाराजगी निकल कर आई। लेकिन भीतर खाने एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों के पीछे भी ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। तो इससे कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है बीजेपी और कांग्रेस की, क्योंकि 70 गांव के ग्रामीण यानी एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, और अगर ऐसे में इन्होंने चुनाव में वोटिंग नहीं डालने का मन बनाया तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका जरूर लग सकता है। लेकिन वो झटका बीजेपी को लगेगा या कांग्रेस को, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल
आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी मयंक को दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।